आज का पाठ है स्पीति में बारिश और इसके लेखक हैं श्री कृष्णनाथ। यह एक यात्रा वृतांत है। स्पीति में यात्रा उन्होंने की थी 1971 के आसपास। हिमाचल प्रदेश में यह स्थान स्थित है और हिमाचल के मध्य में स्थित है। यह जगह भौगोलिक यानी जोग्राफिकल फीचर्स जो हैं उनके कारण और प्राकृतिक विशेषताओं के कारण और जो पर्वतीय स्थल हैं जैसे कुल्लू मनाली हो गया या नैनीताल हो गया, रानीखेत हो गया, उन सब से अलग है। लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या, वहाँ कैसा मौसम होता है, क्या क्या फसलें होती हैं, वहाँ की जलवायु कैसी है, उधर का भूगोल क्या है, इन सब के बारे में बताया और ये सारी बातें एक दूसरे से रिलेटेड है, संबंधित हैं। पाठ में दुर्गम क्षेत्र स्पीति, ऐसी जगह जहाँ पर जाना बहुत ही कठिन है, आसानी से आप नहीं पहुँच सकते, ऐसी जगह पर जो लोग रहते हैं उनकी कठिनाइयों के बारे में बताया है। और लेखक का कहना है कि अगर युवा पर्यटक वहाँ पहुँचना शुरू करें तो वहाँ के वातावरण को भी बदल सकते हैं और उनका वहाँ जाना कैसा होगा उसके बारे में उन्होंने कहा है कि ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए वहाँ बूंदों भरा एक संयोग होगा, जो सुखद संयोग होगा। जैसे रेगिस्तान में बूंदें बरसती हैं, पानी की बूंदें, तो वहाँ जो सुखद अनुभव होता है वैसी ही स्थिति वहाँ के लोगों को होगी अगर युवा पर्यटक जाएं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ये भारत का नक्शा है। इसमें हिमाचल प्रदेश है जहाँ का ये क्षेत्र है लाहौल और स्पीति। ये है लाहौल और स्पीति का क्षेत्र हिमाचल में और ये हिमाचल प्रदेश के अन्य स्थल हैं जिनमें शिमला है जो बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, सोलन है, बिलासपुर, हमीरपुर और ये कुल्लू मनाली भी हम बहुत सुनते हैं। तो कांगड़ा, चंबा, मंडी, ये सब बहुत ही पॉपुलर जगह हैं हिमाचल प्रदेश में। और ये जो जगह है लाहौल और स्पीति, यहाँ पर जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं काजा का नाम आप पढ़ेंगे अभी पाठ में, तो ये यहाँ है और खंजर थोड़ा ऊपर है, इसमें आ नहीं रहे पूरा, यहाँ कहीं ऊपर है। और ये केलोंग या केलंग हम इसको कहते हैं, तो ये वो जगह है। तो ये नाम आपने अभी सुने हैं, इन्हीं के बारे में कहीं कहीं पाठ में जिक्र होगा। स्पीति में बारिश, इस पाठ को मैं अल्पना वर्मा अपने YouTube चैनल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। लाहौल स्पीति का यह योग भी आकस्मिक ही है, इसमें बहुत अधिक योगायोग नहीं है और इसका कारण है यहाँ की भौगोलिक स्थिति। ये दुर्गम क्षेत्र है, यहाँ पहुँचना कठिन है, ऊंचे दर्रे हैं और कठिन रास्ते हैं और यही कारण रहा है कि इतिहास में भी इस स्थान का उल्लेख ना के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि अलंघ्य भूगोल यहाँ इतिहास का एक बड़ा कारक है। अलंघ्य का अर्थ है जिसे लांघा ना जा सके। तो यहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ ऐसी हैं कि वहाँ लोगों का पहुँचना आसान नहीं है। अब जबकि संचार में कुछ सुधार हुआ है, तो ये 70 के दशक की बात है, तब कम्युनिकेशन में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ था, कुछ संचार में सुधार हुआ था। और क्या हुआ था कि वायरलेस सेट का प्रयोग किया जाने लगा था, जिसके कारण आप ऊंचाई पर भी स्थित लोगों से बातचीत कर सकते थे। तो यही बात लेखक कह रहे हैं कि अब जबकि संसार में कुछ सुधार हुआ है, तब भी लाहौल स्पीति का योग प्रायः वायरलेस सेट के जरिए है, यानी इनका आपस में जुड़ाव जो है, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, जो बातचीत हो सकती है, जो कनेक्टिविटी होती है, वो वायरलेस सेट के ज़रिए होती है। और ये काजा अभी हमने देखा था मैप में, काजा और केलंग यहाँ लिखा है, तो वो दो जगह हैं। तो उनके बीच में कैसे बातचीत होती थी, वायरलेस सेट के जरिए। तो इसी के बारे में बता रहे हैं कि केलंग के बादशाह को यह डर लगा रहता था कि कहीं काजा का सूबेदार उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा। तो केलंग का जो इस क्षेत्र का राजा था वो केलंग में रहता था और वहाँ से जो काजा है उसके सूबेदार से बात करता था और
उसको यही डर होता था कि कहीं वह उसकी बातों की अवहेलना तो नहीं कर रहा, कहीं बगावत तो नहीं कर रहा, और सिवाय वायरलेस सेट पर संदेश भेजने के वह कर भी क्या सकता है। वसंत के मौसम में जो वहाँ 4 महीने के लगभग रहता है और बाकी समय तो सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, तो बर्फ़ में तो किसी के द्वारा अगर हम संदेश भेजना चाहते हैं तो वो तो लगभग नामुमकिन है। और वसंत का मौसम जब थोड़ी बर्फ़ कम होती है उस समय 170 मील काजा और केलोंग की जो दूरी है वो 170 माइल्स है, तो उसमें आना जाना बहुत मुश्किल होता है। प्राचीन काल में शायद स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग रही है, एक गुमनाम सा क्षेत्र है। अगर भारतीय साम्राज्य के किसी साम्राज्य के अधीन होगी भी है तो उसका अधिक उल्लेख नहीं है इतिहास में, और जब ये साम्राज्य टूटे तो ये स्वतंत्र रही। फिर मध्य युग में प्रायः लद्दाख मंडल या कभी कश्मीर मंडल, कभी बुशहर मंडल, कभी कुल्लू मंडल, कभी ब्रिटिश सरकार के तहत ये रही है। तब भी प्रायः यह स्वतंत्र रही है और इसकी स्वायत्तता भूगोल ने सिरजी है, अर्थात यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं उसके कारण इसकी अपनी स्वतंत्रता बनी रही है। कोई भी यहाँ पर, क्योंकि आना जाना बहुत मुश्किल है और यहाँ कुछ होता ही नहीं है, तो लोग उस पर राज करके क्या करेंगे, यही बात होगी। भूगोल ही इसकी रक्षा करता है, भूगोल ही इसका संहार भी करता है। संहार किस तरह से करता है, क्योंकि जहाँ यहाँ पर हिमस्खलन और बर्फ़ के कारण जो कठिनाइयाँ हैं उसके कारण यहाँ पर जनजीवन पर बुरा असर पड़ता है। आगे लेखक बता रहे हैं कि पहले समय में जो राजा महाराजाओं के अधीन यह क्षेत्र था, तो वो अगर अपना कोई संदेशवाहक भी भेजते थे तो उसके आने जाने में ही जो वसंत का समय था उसी समय आया जा सकते थे, तो वो वसंत का छोटा सा समय भी गुजर जाया करता था। अर्थात इतना मुश्किल था वहाँ पहुँचना और वहाँ से लौट कर आना, उसमें इतना 4 महीने का समय बीत जाया करता था। और कभी कोई जोरावर सिंह जैसा आता था, वहाँ पर एक बार जोरावर सिंह ने आक्रमण किया था, तो कहते हैं कि स्पीति का तरीका वही था अपने बचाव का जो उन्होंने तुपचिलिंग गोनपा क्षेत्र में देखा। वहाँ उन्होंने क्या देखा, तुपचिलिंग गोनपा कभी लेखक गए थे तो वहाँ उन्होंने डायनामाइट का विस्फोट होते देखा। तो पहाड़ों में डायनामाइट से विस्फोट करके उनको तोड़ा जाता है ताकि सड़क वगैरह बनाई जा सके। तो वहाँ जब उन्होंने इस तरह का विस्फोट होते देखा और देखा कि जो लाहुली अर्थात जो लाहुल के रहने वाले लोग हैं वो डर कर आंखें बंद करके चांगमा एक पेड़ का नाम है उसका तना पकड़कर बैठ गए, या फिर एक दूसरे को पकड़ कर बैठ गए, यानी वे भयभीत हो गए। अपने बचाव के लिए उन्होंने, जैसे हम बोलते हैं ना कबूतर आंख बंद करके बैठ जाता है, बिल्ली आ रही है बिल्ली आ रही है, और वो सोचता है आंख बंद करके कि हाँ बिल्ली चली गई, तो अपने डर को इस तरह से वो काबू में लाने की कोशिश करता है। तो कुछ कुछ वैसा ही हाल है कि वे अपने बचाव के लिए प्रतिकार नहीं करते, वे इस तरह से करते हैं। तो वे कह रहे हैं कि जब धमाका गुजर गया तो फिर डरते डरते लोग आंख खोलकर उठे। जोरावर सिंह ने एक बार उन पर आक्रमण कर दिया था तो स्पीति के लोग तो घर ही छोड़कर भाग गए। उन्होंने उसका प्रतिकार नहीं किया, उसके साथ युद्ध नहीं किया, उसके साथ उसके हमले का विरोध नहीं किया। और स्पीति को फिर जोरावर सिंह ने खूब लूट लिया। वहाँ जो अधिकतर बौद्ध विहार ही थे तो उन विहारों को भी लूट लिया। और कह रहे हैं कि स्पीति की सुरक्षा की यही पद्धति है, यह प्रतिकार ना करना किसी चीज़ का। आगे लेखक स्पीति की जनसंख्या, क्षेत्रफल आदि के बारे में बता रहे हैं, जो सारे तथ्य ही हैं। स्पीति में जनसंख्या लाहौल से भी कम है। 1901 की जनगणना के अनुसार 3231 रही, 1971 की जनगणना के अनुसार 7,196 और 2002 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 34,000 काफ़ी बढ़ गई है, तो इतनी थी। और उसके बाद उन्होंने क्षेत्रफल के बारे में लिखा है कि इसका क्षेत्रफल 1971 की जनगणना में लाहुल के साथ जोड़कर मिला जो 12,015 वर्ग किलोमीटर है। स्पीति का अलग क्षेत्रफल कहीं उसमें नहीं दिया गया है। तो लेखक कहते हैं इंपीरियल
इम्पीरियल गजट जो होता है जिसमें डिटेल्स होती हैं, तो ऑक्सफोर्ड से प्रकाशित 1908 में जो प्रकाशित हुआ था, उसके अनुसार यह क्षेत्रफल 2155 वर्ग माइल है। और यहाँ जो 2002 में क्षेत्रफल बताया गया है वह लाहौल स्पीति का वह 12,210 वर्ग किलोमीटर है। स्पीति का क्षेत्रफल अलग नहीं दिया गया, ये बात होगी। अच्छा, इसके बाद लिखते हैं कि इस तरह स्पीति की जनसंख्या वर्ग मील 4 से भी कम है। 1901 में यह वर्ग मील 2 से भी कम थी। ये तो सब तथ्य ही हैं। आगे देखते हैं क्या लिखते हैं कि लाहौल स्पीति का प्रशासन भारत को कैसे मिला। स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद ब्रिटिश राज से ऐसा का तैसा मिला, जैसा ब्रिटिश राज में था वैसा का वैसे ही भारत को मिल गया। और अंग्रेज़ों को यह क्षेत्र कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए मिला था 1846 ईस्वी में। अंग्रेज क्यों चाहते थे इस क्षेत्र को अपने कब्जे में? क्योंकि उन्हें पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में एंट्री चाहिए थी। तिब्बत में अंग्रेजी साम्राज्य के दूरगामी हित भी थे, उनके अपने कुछ स्वार्थ भी थे। जो भी हो, 1846 में कुल्लू, लाहौल स्पीति ब्रिटिश राज के अधीन आ गए। पहले सुप्रिंटेंडेंट के अधीन थे, फिर 1847 में वे कांगड़ा जिले के अंतर्गत कर दिए गए, उसके अधीन उसमें शरीक कर दिए गए। लद्दाख मंडल में जब लाहौल स्पीति थे तो उन दिनों में भी स्पीति का शासन एक नोनो द्वारा चलाया जाता था। नोनो वहाँ के स्थानीय शासक को कहते हैं, जो उन्हीं लोगों में से एक होता है। ब्रिटिश भारत में भी कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से यह नोनो कार्य करता रहा। इसका अधिकार क्षेत्र केवल द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट के बराबर था, लेकिन स्पीति के लोग इसे ही अपना राजा माना करते थे। राजा नहीं है तो दमयंती जी को रानी मानते हैं। आगे लेखक इसके इतिहास के बारे में ही बता रहे हैं कि 1873 में 1873 में स्पीति रेगुलेशन ब्रिटिश सरकार ने पास किया, और इसमें क्या था कि लाहौल और स्पीति को विशेष दर्जा यानी स्पेशल कैटेगरी दी गई। ब्रिटिश भारत के अन्य कानून यहाँ लागू नहीं होते थे। रेगुलेशन के अधीन प्रशासन के सारे अधिकार नोनो जो वहाँ का स्थानीय शासक था, राजा था, जिसे राजा मानते थे लोग, उसको दे दिए। और उसमें क्या क्या वह कर सकता था? मालगुजारी इकट्ठा कर सकता था, छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला कर सकता था, और उसके ऊपर के मामले में अगर उसके ऊपर के कोई मामले हुआ करते थे तो वह कमिश्नर के पास भेजता था। उन दिनों लाहौल स्पीति का वृतांत कांगड़ा जिले के अंतर्गत कुल्लू तहसील में मिलता है। तो जो भी डिटेल है उस समय के वो कुल्लू तहसील के अंतर्गत मिलते हैं। स्वराज्य के बाद यानी आज़ादी के बाद 1960 में लाहौल स्पीति पंजाब राज्य के अंडर कर दिया गया, एक अलग ज़िला बना दिया गया, और जिसका केंद्र केलंग में है। 1966 में 1966 में जब हिमाचल प्रदेश एक राज्य बना तो लाहौल स्पीति उसका उत्तरी छोर का जिला हो गया। यह देश का सबसे अधिक दुर्गम क्षेत्र है। स्पीति 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर, अब इसको बता रहे हैं भौगोलिक स्थिति कहाँ पे है स्थित, और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। यह चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का कैदी है, यानी यहाँ चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इन पहाड़ों की औसत ऊंचाई 18,000 फीट है। यह पहाड़ उसे पूर्व में तिब्बत, पश्चिम में लाहौल और दक्षिण में किन्नौर, उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। इसकी मुख्य घाटी इसी नाम की एक नदी की घाटी है, और नदी का नाम है स्पीति नदी। स्पीति पश्चिम हिमालय में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर
पूरब में तिब्बत में बहती है। वहाँ से स्पीति क्षेत्र में इस पहाड़ी क्षेत्र में आती है। तो क्षेत्र का नाम स्पीति और नदी का नाम स्पीति। स्पीति से बहकर पुराने रामपुर बुशहर राज्य में अब किन्नौर जिले में बहती हुई सतलुज नदी में जाकर मिलती है। मेरी इस स्पीति नदी से प्रीति है, अर्थात लेखक को इससे बहुत अफेक्शन है, लगाव है। स्पीति में मैं सिर्फ इसी नदी को पहचानता हूँ, सुनता हूँ, पहचानता हूँ। कहते हैं कि ऐसा भी सुनता हूँ कि यहाँ कोई नदी है जिसका नाम है पारा नदी, और उसके बाद फिर घाटी है। स्पीति के अलावा पिन की घाटी भी काफ़ी प्रसिद्ध है। मान भाई कोई व्यक्ति हैं, मान भाई से इसका किस्सा सुना है। पिन की घाटी के बारे में उन्होंने कुछ किस्सा सुना है और उनके अनुसार ये है कि अत्यंत बीहड़ और वीरान है जो पिन की घाटी है, और इनमें से शायद स्पीति की घाटी ही आबाद है। तो वहाँ पे जो जितने भी पर्वतीय स्थान हैं, जो भी घाटियाँ हैं, उनमें सिर्फ स्पीति की घाटी में लोग बसते हैं। जैसी वह आबाद है वैसे आप देख ही रहे हैं, अर्थात बहुत ही कम लोग हैं। प्रति वर्ग मील 4 से भी कम लोग बसते हैं। तो ये उस समय की आज से 30-40 साल पहले की बात है। अचरज यह नहीं कि इतने कम लोग क्यों हैं। अब लेखक आगे बताएंगे, इस बात पर अपने विचार रखेंगे कि वहाँ जनसंख्या कम होने के क्या कारण हो सकते हैं। तो वे कह रहे हैं इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इतने लोग वहाँ पर नहीं रहते, कम ही लोग रहते हैं। और अगर ये लोग रहते भी हैं तो क्यों रहते हैं। तो मैंने जब भी स्पीति की विपत्ति बताई है, कठिनाई बताई है, क्या क्या कठिनाई है वहाँ पे बहुत अधिक ठंड रहती है, बर्फ़ जमी रहती है, संचार के साधनों का अभाव है, और आगे भी बताएंगे कि घर को गर्म रखने के लिए लकड़ी भी नहीं मिलती है। तो वहाँ रोज़गार भी नहीं है और एक ही फसल पूरे साल में होती है, वसंत भी बहुत थोड़े समय के लिए होता है। तो ये सारी कठिनाइयाँ हैं लोगों को। जब उन्होंने बताई तो लोगों ने यही पूछा कि अगर ये सब वहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं तो लोग रहते क्यों हैं। 8-9 महीने पूरी दुनिया से बिल्कुल कट जाते हैं, इतनी बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे, तो वहाँ पे क्यों रह रहे हैं ठंड में, और एक ही फसल उगाते हैं, लकड़ी भी नहीं है घर गर्म रखने के लिए। लेखक कहते हैं कि फिर वे क्यों रहते हैं। क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं, अपनी जन्मभूमि से मोह के कारण रहते हैं, या इस मजबूरी में रहते हैं कि कहीं और जा ही नहीं सकते, कहाँ जाएं, या फिर और बातों के साथ साथ ये भी कारण है। लेकिन लेखक इन सब कारणों के बारे में नहीं जानते और वे जानना भी नहीं चाहते। कहते हैं कि मैं तो सिर्फ इतना देखता हूँ कि वे रह रहे हैं, वे यहाँ पर हैं, यहाँ रहते हैं, इसलिए रह रहे हैं, और इसका कोई तर्क नहीं है। और फिर कहते हैं कि तर्क से हम किसी चीज़ को सिद्ध कर सकते हैं। ये सब जानते हैं, तर्क से किसी चीज़ को सिद्ध कर लें, लेकिन स्पीति में रहने को सिद्ध नहीं कर सकते। और आगे कहते हैं तर्क का इतना मोह क्यों है। आप क्यों जानना चाहते हैं कि वे क्यों रहते हैं, क्यों कारण जानना चाहते हैं, क्यों इस बात को सिद्ध करना चाहते हैं कि इन कारणों से वो यहाँ रह रहे हैं। आप अगर सोचें ज़्यादा करके तो संसार और निर्वाण तो अतर्क्य हैं। संसार अर्थात ये दुनिया क्यों है, लोग यहाँ क्यों रहते हैं, तो ये भी अतर्क्य है। हम कोई अपना तर्क इस बात को सिद्ध करने के लिए नहीं दे सकते कि हाँ संसार है तो है, क्यों है। और निर्वाण का अर्थात मोक्ष, लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए क्यों जाते, क्या है मोक्ष, तो मोक्ष को भी आप सिद्ध नहीं कर सकते। जीवन मरण के चक्र, इनको आप सिद्ध नहीं कर सकते। तो लोग कैसे क्यों जीते हैं, क्यों मरते हैं, ये सब बातें जो हैं उनको हम तर्क से परे मानते हैं। इस दुनिया का होना, दुनिया में लोगों का होना, ये सब भी तर्क से परे है। तो फिर इस बात को भी आप छोड़ दीजिए कि लोग वहाँ क्यों रहते हैं इतनी कठिनाइयों के बावजूद। आगे लेखक कहते हैं स्पीति नदी के साथ साथ मेरा थोड़ा परिचय स्पीति के पहाड़ों का भी है। स्पीति के पहाड़ लाहौल से भी ज़्यादा ऊंचे, नंगे और भव्य हैं। नंगे का अर्थ है वहाँ पर कोई हरियाली नहीं है, पेड़ पौधे नहीं हैं।
भव्य हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, देखने में अच्छे लगते हैं। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का आर्तनाद जमा हुआ है। क्यों? आर्तनाद का अर्थ है दुख से भरा स्वर, ऐसा स्वर जिसमें उदासी है। तो स्पीति के नर नारियों का स्वर दुखी क्यों है? क्यों है? क्योंकि वहाँ बहुत कम लोग हैं, वहाँ कोई आता जाता नहीं है, चहल पहल नहीं है, हरियाली भी नहीं है। वहाँ पे बता रहे हैं कि लाहौल से भी ज़्यादा ऊंचे नंगे पहाड़ हैं। शिव का अट्टहास नहीं है, हिम का आर्तनाद है। वहाँ शिव का अट्टहास नहीं, अर्थात चहल पहल नहीं है, हिम का आर्तनाद है। हिम जो ठंडक देता है और ठंडापन उदासी का भी एक प्रतीक है, तो उसके लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हिम का आर्तनाद है, तो इस बर्फ का उदासी में डूबा हुआ स्वर है, ठिठुरन है, गलन है, व्यथा है। तो इस उदासी से होने वाली व्यथा है, और इस व्यथा की कथा इन पहाड़ों की ऊंचाइयों के आंकड़ों में नहीं कही जा सकती। फिर भी जो सुंदरता को इंच में मापने के अभ्यासी हैं, वे भला पहाड़ को कैसे बख्श दें? वे यह जान लें, वे जानना चाहते हैं कि कितनी ऊंचाई है, कितने मीटर है, कितने फीट है। तो वे यह जान लें कि स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है, और जिसे वे हिमालय जानते हैं। और हिमालय किसे जानते हैं? आमतौर पे अगर लोगों से पूछे कि हिमालय क्षेत्र के कोई रीजन के नाम बताइए, तो वो बताएंगे कि कुल्लू मनाली है, नैनीताल है, मसूरी, श्रीनगर। लेकिन लेखक कहते हैं जिसे वे हिमालय जानते हैं, स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिता, आइसक्रीम, छोले भटूरे का कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, यह सब हिमालय, ये स्पीति नहीं है। यह हिमालय की तलहटी है। शिवालिक या पीर पंचाल, ये सब वो पहाड़ों की श्रेणियां हैं। तो शिवालिक या पीर पंचाल या ऐसा ही कुछ उसका नाम है, यह तलहटी है। रोहतांग जोत के पार जो क्षेत्र है, उसके पार मध्य हिमालय है। इसमें ही लाहौल स्पीति की घाटियां हैं। इन घाटियों की औसत ऊंचाई नापी गई है, और श्री कनिंघम के अनुसार लाहौल की समुद्र की सतह से ऊंचाई 10,535 फीट है। स्पीति की 12,986 फीट है, यानी लगभग 13,000 फीट औसत ऊंचाई यहाँ एक पहाड़ की है। आगे भी सब फैक्ट्स हैं, डिफरेंट जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनकी जो श्रेणियां हैं, उनके बारे में बताया है। मध्य हिमालय की जो श्रेणियां स्पीति को घेरे हुए हैं, उनमें से जो उत्तर में है, नॉर्थ में है, उसे बारालाचा श्रेणियों का विस्तार समझिए। और बारालाचा दर्रे की ऊंचाई का अनुमान 16,221 फीट से लगाकर 16,500 फीट का लगाया गया है। इस पर्वत श्रेणी में दो चोटियां, यानी दो जो पीक हैं, उनकी ऊंचाई 21,000 फीट से भी अधिक है। दक्षिण में जो श्रेणी है वह माने श्रेणी कहलाती है, उसको माने कहा जाता है। और माने क्या है? वे कह रहे हैं कि हो सकता है इस श्रेणी का नाम माने पर रखा हो। माने क्या है? एक मंत्र है, बौद्धों का बीज मंत्र है, ओम मणि पद्मे हूँ। और इसके बारे में यहाँ लिखा है कि यह ध्वनि मंत्र है जो ध्यान साधना के लिए प्रयुक्त होता है। बोधिसत्व आर्य अवलोकितेश्वर ने इस मंत्र का सबसे पहले उच्चारण किया था। इसके उच्चारण से करुणा की उत्पत्ति होती है। आगे लिखते हैं कि अगर इसका नाम उस पर नहीं है तो करने जैसा है, मीन्स कर दिया जाना चाहिए, उसी के नाम पे कहा जाना चाहिए इस श्रेणी का नाम। यहाँ इन पहाड़ियों में माने का इतना जाप हुआ है, इसका कारण ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहे हैं और लामा रहे हैं, तो उन्होंने इस मंत्र का इतना जाप किया है कि यह नाम उन श्रेणियों को दे डालना ही सहज है। आगे लेखक कहते हैं कि इंपीरियल गजेटियर में माने श्रेणी की ऊंचाई 21,646 फीट बताई गई है। यह तो उस श्रेणी की किसी चोटी की ऊंचाई होगी, पूरी श्रेणी की ऊंचाई तो एक नहीं हो सकती। इसमें जो छोटी छोटी चोटियां हैं उनकी ऊंचाई भी 17,000 फीट से अधिक है।
इसके कई गांव समुद्र की सतह से 13,000 फीट से ऊंचे बसे हुए हैं। एक या दो 14,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। यह मध्य हिमालय में है और यहीं स्पीति स्थित है। इसके पार बाह्य हिमालय दिखता है। इसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है। इसमें कई चोटियां 20,000 फीट से भी अधिक ऊंची हैं। अब आगे वे कहते हैं कि मैं ऊंचाई के माप के चक्कर में नहीं हूं, ना इनसे होड़ लगाने के पक्ष में हूं। अर्थात मैं इन पहाड़ों पे चढ़ने नहीं वाला, इन पे चढ़कर उन पर विजय हासिल नहीं करने की मेरी कोई तमन्ना। वे कह रहे हैं कि वह एक बार लौसर में जो कर लिया सो बस है। अर्थात लौसर में उन्होंने ट्रैकिंग की होगी, चढ़े होंगे पहाड़ पर। इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है। अर्थात इन ऊंचाइयों पर पहुंचना, यानी जैसे कि हम हिमालय पर जाते हैं, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ते हैं, उस पर विजय पताका फहराते हैं, और इस तरह से हम कहते हैं कि हमने एवरेस्ट की ऊंचाई तक पहुंचकर उस पर विजय हासिल कर ली। तो कहते हैं इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना, उनसे कंपटीशन करना, उन तक पहुंचकर उन पर विजय हासिल करना मृत्यु को दावत देना है, क्योंकि इतनी कठिन वहां तक चढ़ाई है। हाँ, कभी कभी उनका मान मर्दन करना मर्द और औरत की शान है। अर्थात कि उन पर हम विजय नहीं पा सकते, लेकिन उनका सम्मान कर सकते हैं, उनके बारे में, उनके महानता के बारे में हम अवश्य बात कर सकते हैं। ये हमारे क्षेत्र, हमारे भारत देश में हैं ऐसी चोटियाँ, तो ये हमारी भी शान है। मैं सोचता हूँ कि देश और दुनिया के मैदानों से और पहाड़ों से युवक युवतियाँ आएँ। लेखक चाहते हैं कि इस क्षेत्र में पर्यटक आए, पर्यटन को बढ़ावा मिले। और कौन आए? युवक युवतियाँ आएँ, क्योंकि उनमें उत्साह होता है, उनमें ऊर्जा होती है, उनकी शारीरिक क्षमता भी होती है कि वे इस स्थान की ऊंचाइयों को छूने का प्रयास कर सकेंगे। और कहते हैं कि पहले तो स्वयं अपने अहंकार को गलाएं। अहंकार को वो कैसे गलाएंगे? वे जब यहाँ आएंगे तो अपने बारे में जो उनको एक अपने बारे में बड़ेपन का जो उनके मन में एहसास है वह ख़त्म होगा। अगर धरती पर रहकर वे ये सोचते हैं कि वे ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ऐसी भी परिस्थितियों में रह सकते हैं, वैसे भी यहाँ पर आकर जब उन्हें रहना पड़ेगा तो उनकी ये जो सारी बड़प्पन वाली बात है उनके मन से निकल जाएगी। अर्थात उनका अहंकार गलेगा। तो पहले वे अपना ईगो ख़त्म करेंगे और उसके बाद फिर इन चोटियों पर चढ़ने का साहस करके इन चोटियों के अहंकार को चूर करेंगे। और उसके बाद जो आनंद का अनुभव हो, उसके बाद जो आनंद का अनुभव उन्हें मिलेगा वह उनके साहस और कुव्वत, यानी जो हौसला वे कर रहे हैं उससे ही प्राप्त होगा। और ऐसा उत्साह और ऐसा साहस युवा अवस्था में ही किया जा सकता है, ऐसा लेखक का मानना है। अहंकार का मामला नहीं है। अभी कहते हैं ये बात नहीं है कि हम अहंकार की बात यहाँ पर मुख्य रूप से रखें। ये माने की चोटियाँ, लेखक कहते हैं, लेखकों को ऐसा लगता है कि यहाँ पर सिर्फ लामा आते हैं, बूढ़े लामा आते हैं और जाप करते हैं, वे ही यहाँ पर हैं। तो ये माने की जो चोटियाँ हैं ये अब उदास हो गई हैं उन लामाओं के जाप से। उन्हें भी चहल पहल चाहिए, युवक युवतियों का किल्लौल चाहिए। किल्लौल मीन्स जो हंसी जो होती है, उत्साह से भरी हंसी, तो ऐसा वातावरण चाहिए। तो ये भी प्रसन्न होंगी, ये भी हर्षित होंगी। कौन कौन? माने की चोटियाँ, माने श्रेणी की चोटियाँ। अभी तो इन पर स्पीति का आर्तनाद जमा हुआ है। स्पीति का आर्तनाद क्या है कि ठंड के कारण वहाँ पर जो उदासी फैली हुई है वही दिखाई देती है। वह इस युवा अट्टहास जोर से हंसना, तो वह इस युवा अट्टहास की गर्मी से कुछ तो पिघले। यह एक युवा निमंत्रण है। तो लेखक चाहते हैं कि अधिक से अधिक युवा इस क्षेत्र में आए। और आजकल बहुत से लोग जाते भी हैं, जैसा कि मैंने पहले भी पाठ के शुरू में बताया था। बहुत से युवक बाइक लेके अपनी इन क्षेत्रों का दौरा करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, और बहुत ही अच्छी जर्नी रहती है उनकी। आगे लेखक ऋतुओं के बारे में बता रहे हैं, वहाँ कैसा मौसम रहता है।
और कितने समय का होता है। लाहौल की तरह स्पीति में भी 2 ही ऋतुएं होती हैं और कहीं मैंने षड ऋतुओं का बखान किया है, वह अभ्यास दोष के कारण है। तो इससे पहले जो भाग लिखा होगा, लेखक ने भाग लिखा हुआ है यात्रा वृत्तांत, तो ये इनके यात्रा वृत्तांत का एक हिस्सा है जो हम इस पाठ के रूप में पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने जो इस यात्रा वृत्तांत में कहीं पहले षड ऋतु षड का अर्थ होता है 6, तो षट ऋतु, तो 6 ऋतुएं जो कौन कौन सी हैं, हेमंत, शिशिर, गर्मी, बरसात, सर्दी, बसंत। और आगे भी बताते हैं कि यहाँ जून से सितंबर तक की एक अल्पकालिक वसंत ऋतु है और बाकी जो शेष वर्ष है उसमें शीत ऋतु होती है। वसंत में जुलाई में औसतन 15 डिग्री टेम्परेचर रहता है और सर्दी में जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। औसत से कुछ अंदाज़ा नहीं लगता। वसंत में दिन गर्म होता है, रात को ठंडी होती है, और शीत में क्या होता है इसकी कल्पना ही की जा सकती है, कभी रहकर भी देखा जा सकता है। स्पीति में वसंत लाहौल से भी कम दिनों का होता है। वसंत में भी यहाँ फूल नहीं खिलते, ना हरियाली आती है, ना वह गंध होती है। दिसंबर से घाटी में फिर बर्फ पड़ने लगती है, अप्रैल मई तक रहती है। यहाँ ठंडक भी लाहौल से ज़्यादा पड़ती है। नदी नाले सब जम जाते हैं और तेज़ हवाएं चलती हैं। मुंह, हाथ और जो खुले अंग हैं उनमें शूल की तरह यानी सुइयों की तरह यह ठंड चुभती है। स्पीति में लाहौल से भी कम बारिश होती है। मध्य हिमालय में मानसून की पहुंच के मध्य हिमालय मानसून की पहुंच से दूर है। यहाँ बरखा बहार नहीं है, बरखा से आने वाली बहार नहीं है। कालिदास का नाम अब इन्होंने लिया है, कवि कालिदास, जिन्होंने संस्कृत में काव्य रचना की है। तो यहाँ कालिदास को अपने ऋतुहास संहार में यहाँ वर्षा का तो संहार ही करना पड़ेगा। तो ये एक व्यंग की तरह बात कही है कि अगर कालिदास यहाँ आ जाएं तो उन्हें वर्षा ऋतु का ना होना खलेगा। कालिदास में वर्षा का क्या ठाठ है। यहाँ यह वर्षा वर्णन इस प्रकार शुरू होता है। कालिदास जी द्वारा रचित जो काव्य है उसमें वर्षा का क्या ठाट है ये बता रहे हैं, क्या उसका रुआब है, क्या उसका महत्व है, देखने को मिलता है। लिखते हैं, उसका हिंदी में अर्थ दिया है यहाँ। प्रिय, जल की फुहारों से भरे बादलों के मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ। बादलों के मतवाले हाथी, बादलों का मानवीकरण कर दिया हाथी के रूप में, ऐसे जो अपने मस्ती में झूम रहे हैं। चमकती हुई बिजलियों की झंडियों को फहराता हुआ और बादलों की गरज के नगाड़े बजाता हुआ, नगाड़ा जो ड्रम होते हैं बड़े बड़े बजाने वाले, यह कामी जनों का प्रिय पावस राजाओं का सा ठाट बाट बनाकर आ पहुंचे। प्रिय पावस, प्रिय मीन्स प्यारा, पावस बरसात वर्षा, तो वर्षा ऋतु का जो मौसम है कैसे आया है इसका वर्णन किया है। राजाओं किसी आन बान शान लेकर वह यह पावस आया है, यानी यह बरसात का मौसम आया है। यह पावस यहाँ नहीं पहुँचता, ऐसी बारिश यहाँ नहीं होती। कालिदास की वर्षा की शोभा विंध्याचल में ही है, उन्हीं पर्वत श्रेणियों में ही है जहाँ बरसात होती है। हिमालय की मध्य की घाटियों में नहीं है। मैं नहीं जानता कि इसका लालित्य यानी इसकी जो सुंदरता है, ये जो वर्णन किया है कालिदास ने बरसात के आगमन का, तो इसकी जो सुंदरता है इसे लाहौल स्पीति में रहने वाले लोग कभी समझ पाएंगे या नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी बारिश इस तरह की बारिश देखी ही नहीं। वर्षा उनके संवेदन का अंग नहीं है। बरसात होती है तो हमारे मन में कई संवेदनाएं, कई भाव जागने लगते हैं, तो ऐसा उन पर असर नहीं होता बरसात से। वह यह नहीं जानते कि बरसात में नदियां बहती हैं, बादल बरसते, मस्त हाथी चिंगाड़ते हैं, जंगल हरे भरे हो जाते हैं, अपने प्यारों से बिछड़ी स्त्रियां रोती कलपती हैं, मोर नाचते हैं और बंदर चुप मारकर गुफाओं में जा छुपते हैं। प्रकृति के सौंदर्य और होने वाले परिवर्तनों को
और जो क्रियाकलाप हैं लोगों के, उनसे वे अनभिज्ञ हैं, नहीं जानते कि ऐसा कुछ होता होगा। अगर कालिदास भी यहाँ आकर कहें कि अपनी बहुत से सुंदर गुणों से सुहानी लगने वाली, स्त्रियों का जी खिलाने वाली, उनको प्रसन्न करने वाली, पेड़ों की टहनियों और बेलों की सच्ची सखी, क्योंकि पानी मिलता है पेड़ पौधों को तो हरे भरे हो जाते हैं, तथा सभी जीवों का प्राण बनी हुई कौन है? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु आपके मन की सब साधें पूरी करें। अगर कालिदास ये बात कहें तो लोगों को लगेगा कि ये वर्षा ऋतु कोई देवता है। स्पीति के नर नारी यही पूछेंगे कि यह देवता कौन है, कहाँ रहता है, यहाँ क्यों नहीं आता। उन्हें ये नहीं पता कि इस तरह का एक मौसम होता है, एक ऋतु होती है। स्पीति में कभी कभी बारिश होती है। वर्षा ऋतु यहाँ मन की साध पूरी नहीं करती। मन की साध क्या है कि वर्षा ऋतु आने पर चारों ओर हरियाली दिखाई देती है, तो वह यहाँ हमें देखने को नहीं मिलती। धरती सूखी ठंडी वंध्या रहती है। वंध्या अर्थात बांझ यानी बंजर रहती है, जिस पर कुछ उगता नहीं है, क्योंकि इतनी पर्याप्त मात्रा में बरसात होती ही नहीं है। स्पीति में साल में एक फसल होती है और यहाँ की मुख्य फसल है 2 किस्म का जौ, गेहूँ, मटर और सरसों। इसमें भी जौ मुख्य है। सिंचाई का साधन पहाड़ों से आ रहे नाले हैं या उन पर बनाए कूल हैं। ये नालियाँ पहाड़ों के किनारे किनारे बहुत दूर तक जाती हैं। स्पीति नदी का तट इतना चौड़ा है कि इसका पानी किसी काम में नहीं आ पाता। स्पीति में ऐसी भूमि बहुत है जो खेती के लायक बनाई जा सकती है। शर्त इतनी है कि स्पीति से जल लेकर वहाँ पहुँचाया जाए या फिर पानी का कोई और स्रोत पहुँचाया जाए। स्पीति में कोई फल नहीं होता। मटर और सरसों को छोड़कर कोई सब्जी नहीं होती। शायद ऊंचाई या वायुमंडल के दबाव में कमी, ठंड की अधिकता, बरसात की कमी आदि के कारण, और इसी कारण वे कहते हैं कि वहाँ पेड़ भी नहीं होते। इसलिए स्पीति विशेषकर नंगी और वीरान है। स्पीति में बरसात क्यों नहीं होती? क्योंकि ये मध्य घाटी में स्थित है और यहाँ बादल नहीं पहुँच पाते, इसलिए बरसात नहीं होती। और बरसात होना यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है। लेखक अपना अनुभव बता रहे हैं। कहते हैं, हम काजा के डाक बंगले में सो रहे थे तो लगा कि कोई खिड़की खड़खड़ा रहा है। आधी रात का भी पिछला पहर है। इस समय कौन है? लैम्प की लौ तेज की और खिड़की का एक पल्ला खोला तो तेज हवा का झोंका मुंह और हाथ को जैसे छीनने लगा। इतनी ठंडी थी और मैंने पल्ला भिड़ा दिया। उसकी आड़ से देखने लगा। देखा कि बारिश हो रही थी। मैं उसे देख नहीं पा रहा था, बारिश को सुन पा रहा था। अंधेरा था, ठंड थी और हवा का झोंका आ रहा था। जैसे बर्फ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें पड़ रही थी, जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही थी। दुंगछेन एक तरह का वाद्य यंत्र होता है, उसको हवा बजा रही थी। उससे महाशंख जैसी ध्वनि आती है। तो लेखक कहता है कि महाशंख की ध्वनि घाटी में तैर रही थी। स्पीति की घाटी में बारिश हो रही थी। कमरे में ठंड बढ़ रही थी। मैं बिस्तर में पड़ा पड़ा मालूम नहीं कब सो गया। सुबह उठा, चाय पीते पीते सुना कि स्पीति के लोग कह रहे हैं कि हमारी यात्रा शुभ है। बरसात होना अच्छा माना जाता है वहाँ। स्पीति में बहुत दिनों बाद बारिश हुई थी। तो यहीं यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।